नमस्कार, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। आज मैं आपके सामने इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के ऊपर एक तथ्यपरक अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उसमें फ़र्ज़ कीजिए किसी कारणवश एक बूंद मिट्टी का तेल गिर जाए तो क्या होगा? सारे किए कराए पर आपके पानी फिर जाएगा, फिर चाहे खाना कितना ही अच्छा क्यों ना ही बना हो। यही कुछ हुआ है इस वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के साथ। वर्ष 2014 से मोदी सरकार ने देश के नागरिकों को उनके विशिष्ट या कहें अति विशिष्ट उल्लेखनीय कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करने की वर्ष 2014 तक चली आ रही परंपरा को ख़त्म करा था और एक नई परिपाटी शुरू करी थी। अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर पद्म पुरस्कार दिए गए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बिना कोई पुरस्कार, इनाम इत्यादि की लालसा किए, उम्मीद किए ऐसे कार्यों में तन्मयता से लगे हुए थे जो समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, अनुकरणीय हैं। परंतु इस बार के पद्म पुरस्कारों में एक नाम है उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा गया है। क्या मुलायम सिंह यादव जी उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं जो मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में तय कर दी थी? वर्ष 2017 में भी अगर हम देखें तो शरद पवार को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। रक्षा मंत्री रहते हुए वो अपने एक जहाज़ में, विमान में दाऊद इब्राहिम के कुछ रिश्तेदारों को ले गए थे। उनके ऊपर मीडिया में इस प्रकार के आरोप आते रहे हैं कि उनके परिवार के कुछ लोगों के, दाऊद के परिवार के लोगों से कुछ संबंध हैं। चलिए, वो बात पुरानी हो गई। आज यदि हम देखें, मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में गुंडों का, माफियाओं का इसको स्थान दिया, उनको आगे बढ़ाया और आगे ही नहीं बढ़ाया, उनको महिमा मंडित किया, ये किसी भी प्रकार से समाज के लिए ना तो अच्छा है, ना ही एक समाज के लिए आदर्श कहा जा सकता है। भारत माँ को डाइन कहने वाले आज़म खां को, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडे लोगों को प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाने का विषय हो या इनको महिमा मंडित करने का विषय हो, क्या ये समाज के लिए एक आदर्श कहा जा सकता है? मुख्तार अंसारी के घर से सेना की LNG बंदूक एक अधिकारी पकड़ता है और उसी अधिकारी को ऐसे सज़ा दी जाती है जैसे मानो दोषी वो हो। सरकार द्वारा उसका पूरा कैरियर चौपट कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। परंतु जिसके घर से वो LNG राइफल पकड़ी जाती है उसके ऊपर तो कोई आँच भी नहीं आती है। क्या ये समाज के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय है? समाजवादी पार्टी द्वारा पालित पोषित गुंडे, माफिया किस तरह समाज के लिए और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आज नासूर बने हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और फिर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 की रात को क्या कि निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर उन्हें किस सरकार के नेतृत्व में मरवाया गया था? क्या वो गुंडे थे? क्या वो लोग माफिया थे? आज जब हम देखते हैं कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गुंडे माफियाओं को पकड़ने की कोशिश करती है, वो पुलिस पे हमला करते हैं, उनका एनकाउंटर होता है, वो मारे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं और उन गुंडे माफियाओं का बचाव करते हुए नजर आते हैं कि सरकार को उनके ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। लेकिन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच जो कार सेवकों को गोलियों से मारा गया, क्या वो उन गुंडे माफियाओं से ज़्यादा बुरे कहे जा सकते हैं? वो तो उसी राम मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए जा रहे थे जिसको भाजपा सरकार द्वारा अपना चुनावी मुद्दा बनाया गया था। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो खूनी खेल हुआ, एक नारा लगाया गया, मिल गए मुलायम खां श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1995 में न्यायपालिका पर हिंसात्मक हमला हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की गुहार के ऊपर इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये गुहार लगाई थी कि आप हमको बचाइए, न्यायपालिका को बचाइए, तब जाके न्यायपालिका उत्तर प्रदेश में बची थी। फिर उसी वर्ष हमने क्या देखा कि प्रेस पर, पत्रकारों पर हल्ला बोल आंदोलन चलाया गया, उन पर जानलेवा हमला हुआ, प्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई।
31 अक्टूबर 1995 से 1 नवंबर 1995, इन 2 दिनों के बीच आज के उत्तराखंड के कुछ लोग, स्त्री पुरुष, जब अलग राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे, रामपुर होते हुए, वो दिल्ली में लाल किले पर जाकर अलग राज्य की मांग के लिए धरना या प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो कोई गुंडे माफिया नहीं थे, ना उनके हाथ में हथियार थे, परंतु उनको रामपुर में एक तिराहे पर घेर के गोलियों से मारा गया, जो रामपुर तिराहा कांड के नाम से मशहूर हुआ। वहाँ पे उन लोगों के साथ जो स्त्रियां थीं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उन पीड़ित स्त्रियों की संख्या हो, वहाँ पे मारे गए लोगों की संख्या हो, आज तक किसी को सही कुछ नहीं मालूम है। और ना ही उन्हें आज लगभग 28 साल होने को आ रहे हैं, उन ना स्त्रियों को ना पुरुषों को कोई न्याय मिला है। क्या ये समाज के लिए, कौन था उस समय मुखिया उस सरकार का, क्या ये समाज के लिए एक आदर्श कहा जा सकता है? क्या ये समाज के लिए अच्छा है? इसके बाद वर्ष 2012 में जब पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में जिन लोगों ने विभिन्न जगहों पर, कचहरी में, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर बम विस्फोट करे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उन गुंडों, उन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पे फिर दखल अंदाजी करता है, सरकार के निर्णय को पलटता है, उनकी रिहाई पर रोक लगाता है। और पिछले ही साल उन दुर्दांत आतंकवादियों को गुनहगार मान कोर्ट द्वारा सिद्ध किया जाता है और सजाए मौत दी जाती है। ज़रा परिकल्पना कीजिए, यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख ना अपनाया होता तो वो आज आतंकी खुले घूम रहे होते और पता नहीं 2012 से आज 11 साल के बीच में कितने निर्दोष पुरुष स्त्रियों को मौत के घाट उतार चुके होते। क्या इस प्रकार का करार किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार की मुखिया के द्वारा समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है? एक सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में ये कहा जाता है कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। ये किस प्रकार का समाज में आदर्श स्थापित होता है इस वक्तव्य से? फिर मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं और पुनः लोकसभा चुनाव जब निकट आते हैं तो एक बात को दोहराया जाता है कि 1990 में तो मैंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं, अगर ये घटना पुनः हुई होती मेरे काल में तो मैं इस पे पुनः वही कार्य करता जो मैंने 1990 में किया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। क्या ये किसी भी प्रकार के लिए किसी भी समाज के लिए एक अनुकरणीय कृत्य हो सकता है, आदर्श हो सकता है? और एक प्रकरण तो हम भूल ही गए, गेस्ट हाउस कांड। एक दलित महिला के ऊपर उसकी इज्जत पे हमला करने की कोशिश करी जाती है, गुंडों के द्वारा उसको जान से मरवाने की कोशिश करी जाती है। कौन होता है उस समय सरकार का मुखिया? भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके उस महिला को बचाते हैं, वरना शायद आज वो महिला हमारे बीच ना होती। क्या ये समाज के लिए आदर्श हैं? क्या ये समाज के लिए अनुकरणीय हैं? जिस किसी के नेतृत्व में भी ये कार्य हुए, क्या उस व्यक्ति को समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है? जो पार्टी या जो व्यक्ति समाज में एक वर्ग का तुष्टीकरण करे, समाज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातियों में बांटे, वैमनस्य का भाव पैदा करे, वैमनस्य को बढ़ावा दे, उसको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाए सिर्फ चंद वोटों के लिए। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, होती हैं राजनीतिक मजबूरियां, परंतु ये किसी भी तरीके से एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये चीज़ गलत है, इसको गलत कहा जाना चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी कि हम किसी एक समुदाय के कुछ वोटों को पाने के लिए, चंद वोटों को पाने के लिए, चंद लोगों को अपने से जोड़ने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लें, अपनी विचारधारा छोड़ दें। अन्य पार्टियां भी देश में हैं जो विचारधारा से पल पल समझौता करती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को अपने आप से एक विचारधारा से बनी हुई पार्टी कहने का दावा करती है और कहती है कि हम सबसे अलग हैं, उसको ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी विचारधारा से समझौता करे। ये कम से कम भाजपा को तो शोभा नहीं देता। विरोधियों का सम्मान किया जाए, उनका सम्मान होना चाहिए, आलोचकों का सम्मान होना चाहिए, ये हमारी परंपरा है।
और हमें उनको उचित सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यही कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। परंतु उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन पार्टियों को जिन्होंने समाजवाद के नाम पर परिवारवाद, वंशवाद चलाया, जिनके परिवार में जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो आज भी कहा जाता है कि ये फलाने पैदा हो गए या ये फलाने पैदा हो गए, उनके पदनाम से ऐसा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के परिवार में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी उच्च राजनीतिक पद पर आसीन है, क्या ये समाजवाद का उदाहरण है? क्या राम मनोहर लोहिया ने इसी समाजवाद की परिकल्पना करी थी? ये समाजवाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। चंद सालों में, चंद वर्षों में यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी परिवार के पास इतनी अकूत संपदा हो जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर ये कहना पड़े कि लंदन में या इंग्लैंड में जिनके होटल हैं और ऑस्ट्रेलिया में जिनके टापू हैं, क्या ये समाजवाद का उदाहरण है? क्या राम मनोहर लोहिया जी की यही परिकल्पना थी कि समाजवाद के नाम पर कुछ लोग, कुछ परिवार सत्ता पे काबिज हों और विदेशों में जनता के पैसे से होटल और टापू खरीदें? मुझे ये समझ में नहीं आता और ये बात मेरी समझ से परे है। ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रदेश को गुंडों के हवाले कर दिया, प्रदेश 2017 से पहले गुंडों से, माफियाओं से गवर्न होता था। शासन व्यवस्था में गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। निर्दोष लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए जाते थे, गरीबों को उनकी ज़मीनों से मार मार के भगाया जाता था इन गुंडे माफियाओं के द्वारा, और उनके ऊपर अपने आलीशान बंगले बनाए जाते थे जो आज की सरकार के द्वारा मट्टी में मिलाए जा रहे हैं। जिन लोगों के कार्यकाल में, जिन लोगों की शह पर ऐसे गुंडे माफिया पले, क्या वो समाज के लिए कोई एक आदर्श हैं? क्या समाज के लिए वो अनुकरणीय हैं? अगर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पार्टियों के मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से, तो क्या हम समाज में कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि जो उनने किया वही आपको भी करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, इस गलत परंपरा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपके कार्य ऐसे हैं, आपकी गवर्नेंस यदि ऐसी है कि लोग, कुछ समुदाय विशेष जो आपसे आज तक कटा हुआ है, तो वो उस गवर्नेंस के आधार पर आपके प्रति अपनी अगर आस्था होगी उससे अवश्य जुड़ेगा। आज नहीं जुड़ा कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ा परसों जुड़ेगा, परसों नहीं जुड़ा उसके बाद जुड़ेगा। सिर्फ जुड़ेगा तो वो आपके कार्यों को देख के जुड़ेगा, आपकी गवर्नेंस के मॉडल को देख के जुड़ेगा, आपके विचारधारा को देख के जुड़ेगा कि आपकी विचारधारा समावेशी है या तुष्टीकरणपूर्ण है। वो इस बात से कतई नहीं जुड़ेगा कि आप उस समुदाय के किसी एक नेता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करें। अगर नहीं भी करेंगे, आपके कार्य, सरकार के कार्य ऐसे हैं, तो वो समुदाय आपसे ज़्यादा दिन अछूता नहीं रहेगा। परंतु चंद वोटों के लिए, मैं फिर कहूँगा, चंद वोटों के लिए किसी समुदाय विशेष को अपने से जोड़ने के लिए विचारधारा से समझौता करना, पद्म पुरस्कारों का सहारा लेना, ये किसी भी सरकार को जो समाज का भला चाहती है, जो राष्ट्र का भला चाहती है, जो राष्ट्र को अंदर से मजबूत बनाना चाहती है, ये नहीं करना चाहिए। पद्म पुरस्कार देकर अगर ऐसे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, तो पद्म पुरस्कार की जो सरकार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, उसको बहुत धक्का लगता है। पद्म पुरस्कार अपमानित होते हैं। भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है शायद अब ये गलतियां ना हों। साथियों, आज के अंक में इतना ही। मैं अगले अंक में फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा किसी नए मुद्दे
के ऊपर तथ्यपरक विश्लेषण लेके। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार साथियों।